तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स। तो इसका पहले वाला जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था वहां पर हमने नॉन मेटल्स के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में हमने देख लिया था कि नॉन मेटल्स किसको बोलते हैं, क्या क्या इसकी स्पेशलिटी होती है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, गैसियस फॉर्म में तो होते ही हैं। ये सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस कर ली थी और आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा। अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हो तो पहले आप चैनल में जाओ और वहां पर जो है वीडियोस को सर्च करो और प्लेलिस्ट में जाकर पहले पुराने वाले वीडियोस को देखो, फिर उसके बाद इस चैप्टर को आपको देखोगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ एंड व्हेन वर नॉन मेटल्स डिस्कवर। ठीक है, कैसे और कहां ये जो नॉन मेटल्स हैं ये डिस्कवर किए गए, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, कार्बन एंड सल्फर आर टू नॉन मेटल्स दैट वर नोन इवन इन एंशिएंट टाइम। कार्बन और सल्फर दो ऐसे जो है नॉन मेटल्स हैं जिसको हम लोग बहुत एंशिएंट टाइम से क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं, बहुत पुराने समय से हम लोग इसको जान रहे हैं। इन फैक्ट they were discovered so long ago that we don't know the exact date or the names of the person who discovered them। ये इतने पुराने टाइम से हमको पता है कार्बन और सल्फर के बारे में कि इसको किसने खोजा था और कब खोजा था, इसके बारे में भी हमको कोई आइडिया नहीं है। ये बहुत पुराने टाइम से जो है डिस्कवर्ड है। In nature, carbon is found as diamond and graphite, and these two forms have been mentioned in the various ancient documents। इसके अलावा जो कार्बन होता है, कार्बन के क्या होते हैं, दो एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, उसमें एटम तो सेम होते हैं लेकिन एटम्स के अरेंजमेंट अलग अलग होते हैं। तो जो कार्बन होता है, कार्बन का एक अरेंजमेंट ऐसा होता है जिसके कारण से वो ग्रेफाइट बनता है और कार्बन का एक अरेंजमेंट ऐसा होता है जिसके कारण से वो डायमंड बनता है। तो कार्बन एटम से ही डायमंड बनता है और कार्बन से ही क्या बनता है, ग्रेफाइट बनता है। तो इन दोनों के बारे में जो है बहुत सारे जो एंशिएंट जो डॉक्यूमेंट्स है, पुराने जो डॉक्यूमेंट्स है, उनमें जो है हमको पता है कि ये किस किस तरीके से जो है होते हैं। समझ में आया कि इनके बारे में हमको नॉलेज पहले से ही पता था पुराने जमाने से। However, at that time, graphite and diamond were regarded as two separate substance। पहले जो है इनको एक ही सब्सटेंस माना जाता था, ग्रेफाइट और कार्बन को। लेकिन आज के डेट में ग्रेफाइट एक अलग फीचर्स वाला है, भले ही बना कार्बन से ही रहता है। दोनों, डायमंड भी कार्बन से बना होता है, ग्रेफाइट भी डायमंड से बना होता है, लेकिन दोनों की फीचर्स जो होती है बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। It was only with the development of the modern chemistry that we understood the diamond and graphite etc। और मॉडर्न केमिस्ट्री जब डेवलप हुई तभी हम लोग ग्रेफाइट और डायमंड के बीच में क्या कर पाए, डिफरेंशिएट जो है कर पाए। ऑल आर एक्चुअली कार्बन विच गिव कार्बन डाइऑक्साइड इन बर्निंग। और ये दोनों के दोनों कार्बन ही होते हैं, जब इनको जलाएंगे तो ये हमको क्या देगा, अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड ही जो है देगा। Lavoisier carried out combustion of carbon and diamond to prove that both are actually the element carbon। और लेवोजियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज को प्रूव करने के लिए, किस चीज को प्रूव करने के लिए कि ग्रेफाइट और डायमंड दोनों के दोनों क्या है, एक ही चीज से बने हुए हैं करके, उन्होंने ग्रेफाइट को भी जलाया और डायमंड को भी जलाया। Thus he called it carbon and gave it place in the list of the element published in the year 1789। और फिर इन्होंने क्या किया, ग्रेफाइट और कार्बन दोनों को जला कर देखा तो दोनों से जलने के बाद जो गैसेस निकली वो सेम निकली और लेवोजियर ने इसका नाम क्या रखा, कार्बन रखा। फिर जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना 1789 के आसपास में तो उसको 6वें नंबर पर जो है क्या किया गया, रखा गया। सिमिलरली सल्फर वाज नोन फ्रॉम द एंशिएंट टाइम एंड इट वाज लेवोजियर हु प्रूव्ड दैट सल्फर इज एन एलिमेंट। अब देखो, सल्फर के बारे में हमको पहले से पता था लेकिन इसका प्रॉपर नॉमेनक्लेचर नहीं था। सल्फर को पहले कुछ और नाम से जानते थे, लेकिन लेवोजियर ने इसका स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उस सब्सटेंस का नाम जो उन्होंने सल्फर जो है रखा। फास्फोरस वाज डिस्कवर्ड इन द मिडिल एजेस। फास्फोरस जो है वो डिस्कवर हुआ था 1669 के आसपास बाय हेनिंग ब्रैंड, अ मर्चेंट फ्रॉम हैम्बर्ग, जर्मनी। ये जर्मनी का एक व्यापारी था और इसी ने क्या किया था, 1669 में जो है फास्फोरस का डिस्कवरी जो है किया था। तो बस ये याद रखना कि कार्बन की डिस्कवरी लेवोजियर ने किया था, सल्फर की डिस्कवरी जो है लेवोजियर ने किया था और फास्फोरस की डिस्कवरी जो है हेनिंग ब्रैंड ने जो है किया था। और वो कहाँ का रहने वाला था, हैम्बर्ग जर्मनी का रहने वाला था, एक मर्चेंट था। Till the Middle Ages, very little was known about the gaseous substance। मिडिल एज में क्या था कि हमको बहुत कम गैसेस के बारे में पता थे, क्योंकि हमारे पास उतनी टेक्निक्स नहीं थी कि जिसके कारण से हम लोग गैसेस को क्या कर सकें, कैप्चर कर सकें और उनका स्टडी कर सकें। Since most non-metals are found as gases in nature,
Therefore, they were discovered only after the technique to produce and the collect the gases had been refined. और मोस्टली जितने भी नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सबके सब तो गैसेस स्टेट में ही होते हैं। तो पहले जो है इनके बारे में जो हमको नॉलेज था वो बहुत कम था, क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम लोग क्या कर सकें, उसको गैसेस को कैप्चर कर सकें, कैप्चर करने के बाद उसका डिटेल स्टडी कर सकें। लेकिन जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, टेक्निक में इंप्रूवमेंट होने लगा, हम लोग गैसेस को कैप्चर करने लगे, कलेक्ट करने लगे, तब जाकर हमको पता चला कि हाँ गैसेस की ये प्रॉपर्टी होती है, इस गैस की ये प्रॉपर्टी होती है। Before this, due to lack of knowledge about the gaseous state, role of gases in chemical reaction and their formation as produce was not understood. और जब तक हमको किसी गैस के बारे में नॉलेज नहीं था, तब तक जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो इस तरीके का जो केमिकल रिएक्शन होता था गैसेस का, उसको हम लोग समझ नहीं पाते थे, क्योंकि हमको इंडिविजुअल गैस की प्रॉपर्टी नहीं पता थी, तो कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी हमको क्या पता होगी। आपको जब कार्बन के प्रॉपर्टी ही नहीं पता है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 होते हैं, ऑक्सीजन के बाहर में 8 होते हैं करके, तो वो कैसे समझ पाओगे आप। तो पहले हम लोग जब गैसेस आपस में कंबाइन होती थी तो उनकी प्रॉपर्टीज को नहीं समझ पाते थे, क्योंकि हमको इंडिविजुअली एटम के बारे में ही नहीं पता था। Thus, it was long time before we could completely understand the nature of several chemical reaction, especially combustion। और काफी टाइम बाद फिर हमको समझ में आया कि हाँ, कि एक कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, मतलब कार्बन जो होता है वो जलता है, तो जलता एक्चुअल में नहीं है, वो कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, तो कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ इनकम्प्लीट बर्निंग होकर क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो बनना होता है कार्बन को जलाकर, वो एक्चुअल में कार्बन और ऑक्सीजन का केमिकल रिएक्शन होता है। और इसको समझने में हमको बहुत टाइम लग गया। हम लोग पहले क्या समझते थे कि कार्बन को हम लोग आग लगा रहे हैं और आग लगाने के कारण वो CO2 बना रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप आग लगाते हो तो कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। In mid 18th century, a device called pneumatic trough was developed by the Hales। अब 18th सेंचुरी के मिड में जो है एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हेल्स। इन्होंने क्या किया, एक डिवाइस बनाया और उस डिवाइस का नाम क्या है, न्यूमेटिक ट्रफ। Pneumatic troughs made it possible to collect gases produces during the combustion and the other chemical reaction। अब ये जो डिवाइस इन्होंने बनाया, इस डिवाइस के हेल्प से अब अगर हम लोग कार्बन को जला रहे हैं तो उसके कारण जो गैसेस निकल रही है, उन गैसेस को पकड़ पाना, कैप्चर कर पाना इजी था। या किसी दूसरे तरीके से अगर कोई दो गैसेस आपस में रिएक्शन कर रही हैं तो उनको भी कैप्चर कर पाना क्या हो गया, इस डिवाइस से इजी हो गया। With the help of these apparatus, other scientists were able to separate and study many gases। और बाकी जो साइंटिस्ट थे इसी apparatus के हेल्प से जो है क्या कर पाए, और भी अलग अलग गैसियस का जो है स्टडी जो है कर पाए। एंड इट लेड टू डिस्कवरी ऑफ गैसियस नॉन मेटल। और यही चलकर आगे क्या बना, गैसेस के बारे में हमको पता चले, नॉन मेटल्स के बारे में हमको पता लगा। With this, there was an increase of discovery of non-metals। अब जैसे ही न्यूमेटिक ट्रस्ट बनते गया, अब गैसेस के बारे में जानने के लिए साइंटिस्ट लोग जो है और जो है एक्सपेरिमेंट जो है क्या करने लगे, स्टार्ट करने लगे। Fluorine was discovered in 1771 and chlorine in 1774 by the Swedish chemist Seele। अब सीले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्लोरीन की डिस्कवरी की, और क्लोरीन की जो है डिस्कवरी जो है इन्होंने की थी 1771 और 1774 में। तो देखो 18 सेंचुरी के मिड में मतलब 1750 के आसपास न्यूमेटिक ट्रफ बना, और उसके 20-22 साल बाद जो है क्या हो गया, हमको क्लोरीन फ्लोरीन के बारे में जो है आइडिया मिलना स्टार्ट हो गया। स्लोली अदर नॉन मेटल्स वेर ऑल्सो डिस्कवर। और धीरे धीरे बाकी जो अदर थे वो भी क्या होने लगे, पता जो है हमको चलते गए। Inert gases are found in the free state in the nature but only in trace amounts, therefore their discovery also took some time। जो इनर्ट गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस मतलब समझते हो ना, जो ग्रुप नंबर 18 में आती हैं, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, जिनॉन हो गया, आर्गन हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, इनर्ट गैस कहलाते हैं। तो ये किसी के साथ रिएक्शन करते ही नहीं थे, नेचर में भले ही प्रेजेंट थे लेकिन किसी के साथ रिएक्शन होता ही नहीं था। तो जब इनका किसी के साथ रिश्ता ही नहीं था तो उसको पहचान पाना क्या होता था, डिफिकल्ट होता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है क्या होते गया, डेवलपमेंट होती गई, तो बाद में इनर्ट गैसेस भी हमको पता चलती गई। इन 1785 कैवेंडिश, इसका नाम क्या है, कैवेंडिश carried out some experiment with air in which he separate nitrogen gas and oxygen gas from it।
और कैवेंडिश ने 1785 में जो है क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को जो है एटमॉस्फेरिक जो गैसेस थी उससे क्या किया, उन्होंने जो है एयर से जो है उन दोनों को सेपरेट कर लिया। He was left with bubbles of some unknown gases, possibly argon, but he was unable to identify it. और जब वो एयर से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर रहा था तो उसके एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है क्या हुआ, कुछ बबल्स जो है निकले, लेकिन उस बबल्स को वो पहचान नहीं पाया कि वो कौन सा गैस है करके, लेकिन पॉसिबली शायद वो जो गैस थी वो क्या थी, आर्गन थी, लेकिन कैवेंडिश ने इसको स्पेसिफाई नहीं कर पाया। कैवेंडिश ने सिर्फ क्या किया, जो एयर में बहुत सारे गैसेस के मिक्सचर थे उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को इसने सेपरेट कर लिया। It was more than 100 years before these bubbles were identified as a new element in 1894। और लगभग लगभग 100 सालों के बाद जो है क्या हो गया, ये जो बबल्स जो निकला था वो बबल्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया बाय द टू साइंटिस्ट कॉल्ड रैमसे एंड द रेले, found that density of nitrogen gas obtained from air is more than that of the pure nitrogen, from which they conclude that another gas was present in air। अब ये जो रैमसे थे और ये जो रेले थे, रेमसे और रेले ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था जहां पर उनको क्या रिजल्ट मिला, देखो, द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर इज मोर देन दैट ऑफ प्योर नाइट्रोजन। जो हमारे पास प्योर नाइट्रोजन होता है उसकी जो डेंसिटी है और एयर से जो हमने सेपरेट करके जो नाइट्रोजन निकाला है, ये नाइट्रोजन, तो ये जो नाइट्रोजन हमने सेपरेट किया है इसकी डेंसिटी ज्यादा थी और जो प्योर फॉर्म में हमको नाइट्रोजन मिलता था उसकी डेंसिटी कम थी। तो यहाँ पर रैमसे और रेले ने ये सोचा कि अगर हम लोग एयर से नाइट्रोजन को सेपरेट कर रहे हैं और इसकी डेंसिटी अगर हमको ज्यादा मिल रही है जबकि प्योर फॉर्म की डेंसिटी कम है, इसका मतलब इस नाइट्रोजन में कुछ ना कुछ और दूसरी गैस क्या है, प्रेजेंट है। दे सेपरेटेड द गैस एंड कॉल्ड आर्गन। और उन्होंने क्या किया, इस एटमॉस्फेरिक एयर में से नाइट्रोजन को पहले सेपरेट किया, फिर इस नाइट्रोजन को फिर सेपरेट करके प्योर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन और आर्गन को जिन्होंने फिर सेपरेट किया। देखो, सबसे पहले एयर में से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को सेपरेट किसने किया, कैवेंडिश ने। फिर कैवेंडिश ने जो चीज ऑब्जर्व की थी, फिर इन्होंने क्या किया, रैमसे और रेले ने इस नाइट्रोजन को क्या किया, प्योर फॉर्म में और आर्गन के फॉर्म में सेपरेट किया। कब किया, 1894 में जो है किया, और इनका नाम इन्होंने क्या रखा, आर्गन जो है रखा। रैमसे also included other inert gases like helium, neon, krypton and xenon। इन्होंने क्या किया, और भी कुछ नॉन मेटल्स जो या फिर इनर्ट गैसेस जो थी उनके बारे में रैमसे ने जो है क्या किया था, और भी इंक्लूड जो है किया, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनान हो गया, इन सब की भी डिस्कवरी जो है की थी इन्होंने। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने जो है क्या क्या की डिस्कवरी जो है की थी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने जो गैसेस पढ़ी थी ये ऊपर में है हमारे पास। सबसे पहले हेल्स ने क्या किया था, एक न्यूमेटिक डिवाइस बनाया और उस न्यूमेटिक डिवाइस को यूज करके जो है जो सीले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1771 और 1774 में जो है फ्लोरीन और क्लोरीन का जो है डिस्कवरी जो है इन्होंने कर लिया। फिर जब क्लोरीन और फ्लोरीन की डिस्कवरी हुई उसके बाद कैवेंडिश ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने क्या किया, एयर से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर लिया। फिर नाइट्रोजन में पता चला कि कुछ और गैसेस इंक्लूड हैं। फिर नाइट्रोजन का जो है सीले और रेले ने जो है मिलकर फिर एक स्टडी किया, फिर एक्सपेरिमेंट किए और उस नाइट्रोजन से उन्होंने आर्गन को निकाला। फिर सीले ने बाद में जो सीले बोलता हूँ, हाँ रैमसे ने, ठीक है, सीले तो वो था जो उन्होंने क्लोरीन फ्लोरीन किया था। रैमसे ने फिर क्या किया, आर्गन, नियॉन, हीलियम ये सब की डिस्कवरी जो है इन्होंने बाद में जो है की थी। अब यहाँ देखो कुछ क्वेश्चंस है। व्हाट आर मेटालॉइड्स, मेटालॉइड्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनमें मेटल के भी, तो मेटालॉइड्स आर दो सब्सटेंस व्हिच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके क्या है, एग्जांपल है। गिव रीजन व्हाई गैसियस एलिमेंट वर डिस्कवर क्वाइट लेट एज कंपेयर टू सॉलिड एलिमेंट। देखो, ये आपको सेकंड क्वेश्चन में ये जानना चाहता है कि आप बताओ भाई कि गैसेस के डिस्कवरी में जो है ज्यादा टाइम क्यों लग गया जबकि सॉलिड के एलिमेंट के डिस्कवरी में जो है कम टाइम लगा था। तो रीजन है, जो गैसेस जो होती थी उसको कैप्चर करना पड़ता था उसकी स्टडी के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज को जानने के लिए, लेकिन हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम लोग उसको क्या कर सके, कैप्चर कर सके और कैप्चर करके उसकी स्टडी जो है कर सके। सो ड्यू टू लैक ऑफ टेक्निक वी कैन टेक मोर टाइम। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 18 डू नॉट नॉर्मली टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, व्हाई।
जो ग्रुप नंबर 18 में जितने भी एलिमेंट है, हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, ज़ीनॉन है, ये जो होते हैं ये जनरली क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये पूछ रहे हैं ऐसा क्यों होता है? तो देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 8 होते हैं, और किसी भी एटम को अगर स्टेबल होना है तो उसके लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन जो है होने चाहिए। और ग्रुप नंबर 18 के जितने भी एटम्स हैं सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं। दैट्स व्हाई ये जनरली किसी रिएक्शन में जो है पार्टिसिपेट जो है नहीं करते। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलो अब आगे देखते हैं, केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स। Non-metals except hydrogen are found between group number 14 to 18। जनरली जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हमको ग्रुप नंबर 14 से लेकर 18 तक मिलते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है वो ग्रुप नंबर 1 में होता है। इन द पीरियोडिक टेबल विच मींस दे हैव 4 to 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। इसका मतलब ये जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट सेल में या तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 5 होंगे, या 6 होंगे, या 7 होंगे, या फिर 8 होंगे। तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर में जो है प्रेजेंट होते हैं। सिंस नॉन मेटल हैव टू टेंडेंसी गेन इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अब देखो ये जो नॉन मेटल्स जो होते हैं ना, ये जनरली क्या, ये हमेशा क्या कोशिश में लगे रहते हैं कि कहीं से इनको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दे आर इलेक्ट्रॉन गेनर। इसीलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब याद करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर जो होती है इनके पास ज्यादा होती है। We know that non-metals are more electronegativity than metal, but the electron negativity of the each metal is not same. The value of electronegativity for non-metal ranges from 2.1 to 4। अब जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मतलब जैसे इनको इलेक्ट्रॉन दिखेगा ये भूखे कुत्ते की तरह क्या करते हैं, उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तो उसी तरीके से ये जितने भी नॉन मेटल्स हैं सब इलेक्ट्रॉन के भूखे होते हैं, सबको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे नॉन मेटल्स की जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक जैसी ही होगी। कोई कम खींचने की ताकत रखेगा, कोई बहुत ज्यादा खींचने की ताकत रखेगा। जैसे ग्रुप नंबर 17 के जो मेटल्स हैं, सॉरी जो नॉन मेटल्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की सबसे ज्यादा ताकत रखते हैं। ग्रुप नंबर 15 वाले कम रखते हैं, 16 ज्यादा रखते हैं, 17 सबसे ज्यादा रखते हैं, ग्रुप नंबर 18 रखते ही नहीं है। तो यहाँ पर सबकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो होती है लेकिन सबकी पावर भी अलग अलग होती है। इन द चैप्टर ऑन द पीरियोडिक टेबल we saw the electronegativity decreases on going down a group and increase in moving left to right। जब आप लेफ्ट और राइट किसी पीरियड में जाते हो या मॉडर्न पीरियड टेबल में जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। क्योंकि सबके सबकी ख्वाहिश क्या रहती है कि वो कहाँ पहुंच जाएं, ग्रुप नंबर 18 में जो है पहुंच जाएं। और ग्रुप नंबर 18 तक पहुंचने की जद्दोजहद के कारण वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दूसरे से खींचते हैं। तो जब ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती लगती है, बढ़ने लगती है। और जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, एटम का साइज बढ़ता है, एटम अपने ही इलेक्ट्रॉन को सही संभाल पाता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ने की कोशिश करता है, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होते जाती है। ठीक है, दिस मीन्स दैट द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अभी मैंने बताया कि ग्रुप नंबर 17 जो है ग्रुप नंबर 18 के सबसे नजदीक है और सब वहीं पर जाना चाहते हैं, इसीलिए ग्रुप नंबर 17 जो होती है इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। Fluorine has the highest electronegativity value and that of 4 oxygen and the chlorine is also quite close। तो अगर आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि which of the following element has highest electronegativity, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी फ्लोरीन। तो आप किसको टिक करके आओगे, फ्लोरीन को जो है टिक करके आओगे, क्योंकि फ्लोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। The value of electronegativity determines how a non-metal will react with metal or other non-metals। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमको ये आइडिया लगता है कि वो जो एलिमेंट है वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरीके से रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी वो बड़ी आसानी से रिएक्शन कर लेगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होगी वो किसी के भी साथ रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे ग्रुप नंबर जो 18 है, ग्रुप नंबर 18 अपने उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है, 0 होती है। वो किसी की इलेक्ट्रॉन को खींचते ही नहीं है, अपने में ही खुश रहते हैं, इसीलिए उनकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है, कम होती है।
ग्रुप नंबर जो 17 में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की सबसे ज्यादा ताकत रखते हैं, इसीलिए जल्दी से क्या करते हैं, किसी भी चीज के साथ जो जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज्यादा उनकी रिएक्शन करने की कैपेबिलिटी जो है होगी। All non-metals except those in group number 18 forms a negative ion or covalent bond। मैंने बताया था कि अगर कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो लेने के कारण उस पर माइनस साइन आता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके कारण से प्लस आता है। जैसे NaCl में क्या होता है, Na जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्लस बन जाता है और Cl जो होता है एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन जाता है, माइनस। तो सोडियम देता है इसीलिए यहाँ पर प्लस, ये लेता है इसलिए माइनस। और ये क्या करते हैं, ग्रुप नंबर 18 को छोड़कर बाकी सबके सब इलेक्ट्रॉन लेने वाले जो है होते हैं। और ये एक तरीके का क्या बना लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब समझते हो, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के सबसे आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी एटम को स्टेबल होना है तो अपने बाहर वाले ऑर्बिट में इसको कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन जो है चाहिए। तो जब क्लोरीन को कोई जल्दी से नहीं मिलता है एक इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो ये किसी दूसरे क्लोरीन के साथ ही पार्टनरशिप कर लेता है और बोलता है इस क्लोरीन को कि जब मेरे को अपने बाहर में 8 की जरूरत होगी मैं तेरा एक इलेक्ट्रॉन यूज कर लूंगा। ये क्लोरीन बोलता है कि जब मेरे को 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको यूज कर लूंगा। तो इस तरीके से दोनों में एग्रीमेंट होता है और इसी एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड जो है बोलते हैं। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड का सिंपल सा मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है होता है। अब आगे देखो, रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जब मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर जनरली मेटल ऑक्साइड जो है बनता है। देखो जैसे कि मैग्नीशियम एक सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड बना है। आयरन और सल्फर मिलकर फेरस ऑक्साइड बना है। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन मिलकर मैग्नीशियम नाइट्राइड बना है। और उसके बाद सोडियम और क्लोरीन मिलकर NaCl बना है, सोडियम क्लोराइड बना है। कैल्शियम और फास्फोरस मिलकर कैल्शियम फास्फेट फास्फेट जो है बनाते हैं। तो मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स विद वन अनदर टू फॉर्म द आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स मतलब क्या होता है, जिस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, कोई छोड़ता नहीं है लेकिन जरूरत पड़ने पर देने की बात हुई रहती है। कोवेलेंट बॉन्ड में जैसे क्लोरीन के बाहर में 7 है तो 7 ही रहेगा, इस क्लोरीन के बाहर में 7 ही रहेगा। मतलब जब जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से एक उधार लेगा, इसको जरूरत पड़ेगी तो एक उधार लेगा, उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं या आयनिक कंपाउंड किसमें बोलते हैं, जब वो क्या करते हैं पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, मतलब एक में पॉजिटिव आयन होगा और दूसरे में नेगेटिव। यहाँ पर देखो इसमें तो दोनों के दोनों नेगेटिव वाले नेचर के हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड में सेम नेचर वाले आपस में होते हैं, जबकि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक पॉजिटिव नेचर वाला होता है एक नेगेटिव वाला होता है। तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना वो कोवेलेंट बॉन्ड है, और सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना वो आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि सोडियम का नेचर पॉजिटिव होता है, क्लोरीन का नेचर नेगेटिव होता है। और यहाँ पर दोनों क्लोरीन कैसे हैं, नेगेटिव नेचर के ही हैं। तो जब सेम नेचर वाले आपस में मिलकर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, आपस में बंटवारा कर लेते हैं, बंटवारा नहीं आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं उधार लेने की, तो उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और जब कंप्लीटली एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आई होप आपको ये चीज समझ में जो है आ गई होगी। अब आगे देखो रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, क्लोराइड जो है बनाते हैं। जैसे कार्बन और क्लोरीन ये मिलकर क्या बनाएंगे, कैल्शियम क्या बोलते हैं, कैल्शियम टेट्राक्लोराइड बनाएंगे। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएंगे। फास्फोरस और क्लोरीन मिलकर जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है बनाएंगे। तो यहाँ पर फास्फोरस क्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है ये बनाते हैं। और उसके बाद कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर गैसेस बनाता है, सल्फर के साथ गैस बनाएगा, फास्फोरस भी इसके साथ जो है सॉलिड जो है ये बनाता है। तो ये है इनके कुछ केमिकल रिएक्शंस। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में जो है हम लोग देखेंगे। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन 100% छोड़ता नहीं है, दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग रहती है कि जरूरत पड़ने पर यूज कर लेंगे करके। लेकिन आयनिक बॉन्ड में एक पूरा छोड़ेगा और एक पूरा क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय।